हूँ क्या खुद को जान लो, असंभव क्या अगर तू ठान लो। करक चट्टानों को छेद कर निकाल दोगे दरिया से रास्ता, पहचान ले तू खुद को, गढ़ो खुद से वास्ता। भर लो नस नस में जोश का जाम, लहरा दो ध्वज आसमां अपने नाम। दूर क्या गढ़ बाजुओं को तान लो, असंभव क्या अगर तू ठान लो। आइए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस के विषय में। इससे पहले हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउंस के विषय में पढ़ा है। रिफ्लेक्सिव, इम्फैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल, ये सभी प्रोनाउंस के विषय में जाना है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका यूज क्या है, इसे समझने से पहले आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद समझते हैं। जैसे वर्ड से ही मीनिंग क्लियर है कि इनडेफिनिट, जिसका कोई डेफिनिट फॉर्म ना हो। और प्रोनाउंस, बेसिकली प्रोनाउंस का जो फंक्शन है, या तो हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। जैसे कहा जाए कि कोई आपको बुला रहा है, अब यह जो वर्ड है कोई, इसमें जो सब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है कोई, तो ये जो वर्ड है इसमें कोई डेफिनिट फॉर्म नहीं है। अब कौन, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे ना तो किसी पर्टिकुलर फॉर्म की बात हो रही है, इनडेफिनिट फॉर्म की बात हो रही है, इसलिए इसे इनडेफिनिट प्रोनाउंस के फंक्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। किसी ने कुर्सी तोड़ दी, तोड़ने वाला कौन पता नहीं, लेकिन तोड़ा इन्हीं में से किसी ने। अब यह जो कोई, किसी ने, वो एक मूवी है ABCD, एनी बॉडी कैन डांस, कोई भी नाच सकता है। अब यह जो स्टेटमेंट है, यह पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के फॉर्म्स में तो आए, लेकिन उसका पर्टिकुलर फॉर्म ना हो, डेफिनिट फॉर्म ना हो, वह जो है इनडेफिनिट कैटेगरी के वर्ड्स होते हैं। और इसमें आने वाले जो भी प्रोनाउंस है वह कौन कौन सा है, जैसे समवन है, एवरीवन है, एनीवन है, नो वन है, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी। ये वन वाला, बॉडी वाला, ये जो वर्ड्स है यह इनडेफिनिट प्रोनाउंस के कैटेगरी के वर्ड्स हैं। उसी तरह से थिंग वाला, जैसे समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये भी क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस ही है। इसके अतिरिक्त ऑल, सम, एनी, मच, फ्यू, लिटिल, इनफ, वन, ये सभी क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। जानेंगे बारी बारी से सभी के फंक्शंस को। सबसे पहले जानते हैं ये जो फर्स्ट नंबर में लिखा गया है वन और बॉडी वाला, जो कंपाउंड के फॉर्म में है, इसका क्या फंक्शन है। सबसे पहली बात यही याद रखें कि जो वन और बॉडी वाला है, चाहे एनी वन, वन, समवन, नोबॉडी, ये सिंगुलर फॉर्म में फंक्शन करता है। अगर यह सिंगुलर है तो वर्ब भी इसका सिंगुलर फॉर्म में आएगा। दूसरी बात कि ये खुद प्रोनाउंस है, लेकिन क्या इसके बदले, जैसे ही के बदले ही हम रिपीट करते हैं सेंटेंस के अंदर, क्या समवन के बदले समवन हम रिपीट कर सकते हैं? नहीं। अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो अकॉर्डिंग टू ही चलेगा। अगर जेंडर क्लियर है तब सी और इट हो सकता है। समझेंगे इस चीजों को भी। और तीसरी बात है तो यह समवन, एनीवन, नोबॉडी, एनीबॉडी सिंगुलर फॉर्म में, इसका जेंडर क्लियर होने या न होने पर ही और सी के अकॉर्डिंग चलता है फंक्शन, यानी इसका प्रोनाउंस ही या सी बनता है या इट बनता है। लेकिन क्वेश्चन टैग में यह सब्जेक्ट के रूप में दे बन के चला आता है। ये बात आप याद रखेंगे, ये भी हम लोग जानेंगे कुछ देर के बाद। चलिए, ज्यादा कहानी समझने से बेहतर है एग्जाम्पल्स को समझते हैं और फर्स्ट टर्म जो है सिंगुलर वाले को समझते हैं। उसके बाद सेकंड और थर्ड टर्म को जानेंगे कि इसका प्रोनाउंस क्या होगा, फिर क्वेश्चन टैग इसका हम कैसे बनाएंगे। बारी बारी से सभी स्टेप्स को जानेंगे। पहले इन दोनों की बात करते हैं, उसके बाद थर्ड में ऑल, सम, एनी, मच, फ्यू, लिटिल, इनफ, इन सभी चीजों के फंक्शन को जानेंगे। अब सेंटेंस देखते हैं कि समवन इज आर वेटिंग फॉर यू, सिंगुलर। सबसे पहले मान के चलें कि यह सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। समवन क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, और इसके साथ वर्ब अगर हम सिंगुलर लेते हैं तो इज का यूज होगा, आर का यूज इसके साथ नहीं होगा। तो समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई आपका इंतजार कर रहा है, ये सेंटेंस का मीनिंग है। और यहां जो प्रोनाउंस है वह कौन सा प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन है,
और यह सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है, और यह सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ये बात याद रखें। सेकेंड सेंटेंस है एवरीबॉडी वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ, किसका यूज करेंगे, वांट क्या होता है, V1 होता है, और V1 हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। वर्ब में जब हम एस और ES का यूज करते हैं तो वह सिंगुलर में आता है। नॉन और वर्ब दोनों में अंतर है कि वर्ब में जब हम एस और ES सफिक्स करते हैं तो यह सिंगुलर कैटेगरी का वर्ड होता है। जब नॉन में एस या ES सफिक्स करते हैं तब वह प्लूरल बनता है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलता है कि नॉन में अगर SES सफिक्स किया तो वह प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में SES सफिक्स किया तो सिंगुलर बनता है। और एवरीबॉडी यहाँ किस फॉर्म में फंक्शन कर रहा है, सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। वांट्स का यूज होगा, वांट का यूज नहीं होगा। एवरीबॉडी वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है जीवन में सफलता पाना, यानी सफल होना चाहता है, सफलता पाना चाहता है प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में। तो यह सेंटेंस का मीनिंग है। थर्ड सेंटेंस है नोबडी प्रेजेंट देयर, ऑप्शंस है वाज, वर, किसका यूज करेंगे। नोबडी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस कैटेगरी के वर्ड्स है, इसीलिए नोबडी के साथ हम किसका यूज करेंगे, तो सिंगुलर होने के वजह से वाज का यूज होगा, वेयर का यूज इसमें हम नहीं करेंगे। तो नोबडी वाज प्रेजेंट देयर, इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं था। तो नोबडी के साथ हम यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में देखें। उसके अतिरिक्त है समवन। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखें, समवन, समवन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट का फॉर्मेशन करता है। अगर वह सिंगुलर फॉर्मेशन करता है तो हैव क्या है, प्लूरल है, और ऐसे कंडीशन में हैव का यूज यहाँ नहीं होगा। समवन हैज स्टोलन हिज पेन, किसी ने उसकी कलम चुरा ली। तो ये सेंटेंस का मीनिंग है। अगला सेंटेंस है नथिंग इज आर इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। नथिंग क्या है, सिंगुलर कैटेगरी का वर्ड है, और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमने देखा कि ये जो वन वाला और बॉडी वाला और थिंग वाला शब्द है, इसमें क्या है, यह सिंगुलर फॉर्म में फंक्शन करता है, और इसके साथ जो वर्ब्स हैं वो भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब सेकेंड टर्म क्या है, कि इसका प्रोनाउंस क्या होगा, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, उस चीजों को हम लोग जानेंगे। पहले आप इसको राइट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टर्म हम लोगों ने समझा। अब सेकेंड टर्म समझते हैं कि अगर समवन है तो इसका प्रोनाउंस क्या समवन हम रख सकते हैं। चलिए पहले प्रोनाउंस के विषय में जान लें, उसके बाद जो है सो चलें इस क्वेश्चंस को देखें और बनाने की कोशिश करें। फर्स्ट टर्म के विषय में हम लोगों ने समझा कि ये सभी जो फॉर्म है, वन वाला, बॉडी वाला, थिंग वाला, ये सिंगुलर फॉर्म में काम करता है, इसीलिए इसके साथ वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। अब सेकेंड टर्म है, इसका प्रोनाउंस क्या होगा। तो अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो ही के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में अगर फंक्शन कर रहा है तो ही के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर जेंडर क्लियर हो तो सी के अकॉर्डिंग, इट के अकॉर्डिंग चलेगा। देखें सेंटेंस में एवरीबॉडी शुड डू हिज या देयर ड्यूटी, किसका यूज करेंगे। तो एवरीबॉडी का अगर प्रोनाउंस हम लेते हैं तो कौन से प्रोनाउन का यूज होगा। एवरीबॉडी सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो पॉजिटिव केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। आई का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वह क्या होता है, माई। तो एवरीबॉडी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा। तो एवरीबॉडी का अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव की हम बात करते हैं तो ही किस केस में काम करता है, नॉमिनेटिव केस में। हिम ऑब्जेक्टिव केस में काम करता है, हिज पॉजिटिव केस में, और हिम सेल्फ जो है वह रिफ्लेक्सिव केस में काम करता है। तो यहाँ पे चाहिए क्या आपको, पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के फंक्शन में एवरीबॉडी के साथ क्या होगा, हिज का यूज होगा, देयर का नहीं होगा, क्योंकि यह सिंगुलर फॉर्म में फंक्शन करता है। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म ही के अकॉर्डिंग अगर आप लेते हैं तो उसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वह होता है क्या, हिज।
ये बात याद रखनी है। और ड्यूटी इस सेंटेंस का क्या हो गया, हिज ड्यूटी नाउन। तो क्या अर्थ किया कि एवरीबॉडी शुड डू हिज ड्यूटी, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपना कर्तव्य करें, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करे, ऐसा उन्हें चाहिए। समझ में आ गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, ये सेंटेंस का अर्थ है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नोबडी कैन हेल्प यू इफ यू हर्ट, कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता है अगर आप उसे चोट पहुंचाते हैं तो। अब यू सेंटेंस का यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, हर्ट क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, लेकिन यह किसका ऑब्जेक्ट लेगा, उसे चोट पहुंचाते हैं। अगर आप उसे चोट पहुंचाते हैं तो यहाँ पे यू का ऑब्जेक्ट यू ना लेकर के हमें लेना होगा नोबडी का ऑब्जेक्ट, और नोबडी का जो ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन होगा वह क्या होगा, हिम होगा, देम का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, एवरी वन शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए खुद ठंडा से बचाना, यानी ठंड से खुद रक्षा करनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को खुद, यानी रिफ्लेक्सिव का फॉर्म लेना है। तो रिफ्लेक्सिव के फॉर्म में यहां आप हिमसेल्फ का यूज करोगे या देमसेल्फ का। किसका रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो एवरी वन का रिफ्लेक्सिव चाहिए। और एवरी वन का अगर रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो एवरी वन अगर आप ही के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा कि हिमसेल्फ होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, वहां से आप पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये सभी प्रोनाउंस वहां से पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ एवरी वन के साथ हम किसका यूज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ का यूज होगा, देमसेल्व्स का यूज नहीं करना है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म के लिए देमसेल्व्स आता है जो थर्ड पर्सन्स के होते हैं, यानी दे के अकॉर्डिंग चलने वाला। अब जैसे एवरीथिंग हैज देयर इट्स ऑन इम्पोर्टेंस, कहता है प्रत्येक चीज का अपना महत्व है। अब प्रत्येक चीज का अपना महत्व है, इसका मतलब यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, और पॉजेसिव एडजेक्टिव एवरीथिंग यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में आप लेते हैं तो इसका मतलब एवरीथिंग के लिए हम इट का यूज करते हैं, क्योंकि एवरीथिंग जो है उस प्रोनाउन के लिए हम इट नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव में, और इट सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव फॉर्म में, दोनों में आता है। क्योंकि इट का जो फंक्शन है, इट दोनों फंक्शन में आता है, नॉमिनेटिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी। इट्स क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और इट सेल्फ क्या है, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो एवरीथिंग के लिए हम इट का यूज करेंगे। चलें, समझ में आया। सेकेंड टर्म के विषय में हम लोगों ने जाना कि इसका प्रोनाउंस क्या होगा। अब थर्ड टर्म के जानते हैं कि थर्ड टर्म में कि इसका क्वेश्चन टैग हम लोग किस तरह बनाते हैं। पहले आप इसे नोट करें। समझ में आ गया कि एवरीबॉडी शुड डू हिज ड्यूटी, प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए। दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि नोबडी कैन हेल्प यू, कोई भी व्यक्ति आप मदद नहीं कर सकता है, इफ यू हर्ट हिम, अगर आप उसे दुख पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं तो। थर्ड क्वेश्चन है एवरीवन शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए स्वयं खुद ठंड से बचाना, यानी प्रत्येक व्यक्ति को खुद ठंड से बचाव करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। और फोर्थ क्वेश्चन है एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस, प्रत्येक चीज का अपना महत्व है। चलिए अब क्वेश्चन टैग के विषय में हम लोग जानते हैं कि इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होगा। क्योंकि यह सब्जेक्ट में सिंगुलर होता है, मेन स्टेटमेंट में सिंगुलर होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग की जब स्टेटमेंट आता है तो वहां पे इसका जो फंक्शन है वो अकॉर्डिंग टू दे, और यहां थिंग वाले अकॉर्डिंग टू इट यूज हो जाता है। उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बिल्कुल आसान, हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, यह बहुत ही इजी है, इसे समझना। चले जी, क्वेश्चन टैग हम किस तरह बनाएंगे।
जैसे दिया रहे सेंटेंस में कि someone has stolen his bag, किसी ने उसका बैग चुरा लिया है ना। अब क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, न का यूज हम लोग उसके मीनिंग को देख करके निकालते हैं, यानी क्वेश्चन टैग होता क्या है, तो उस आंसर का कन्फर्मेशन होता है, उस क्वेश्चन का कन्फर्मेशन होता है, ऐसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। बनाने की कोशिश करें, इसका क्या होगा। जैसे दिया हुआ है नथिंग इज इम्पॉसिबल, इसका क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन करें। ठीक उसी तरह से दिया हुआ है एवरीथिंग लुक्ड ब्यूटीफुल, इसका क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन करें। समवन हैज स्टोलन हिज बैग, आपने पढ़ा होगा कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में नॉट का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस में दिया हुआ है ही इज गोइंग, अगर इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन करना है तो इज के साथ हम लोग नॉट लिखते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इजंट, और इसी सब्जेक्ट का रिपीट होता है तो इजंट ही इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बन जाता है। ठीक उसी तरह अगर सेंटेंस में मेन स्टेटमेंट हो और उसका क्वेश्चन टैग यानी मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो उसको क्वेश्चन टैग कैसे बनाएं, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कि मेन वर्ब अगर सेंटेंस में है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लोग देखते हैं कि V1 अगर है तो इस कंडीशन में हम डोंट का यूज करते हैं। अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ऐसे कंडीशन में डिडंट का यूज करते हैं। अगर V1 में एस का यूज किया गया है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग डजंट का यूज करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो, अब जब सेंटेंस में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सेंटेंस में हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यहां थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यह हेल्पिंग वर्ब हो गया। सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और इसका क्वेश्चन टैग अगर हमें बनाना है तो हैज में हम क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, हैजंट लिखेंगे। क्या यहां समवन का समवन होगा, समवन का समवन हम लिख सकते हैं, नहीं, यह स्टेटमेंट गलत हो गया। ना तो यहां समवन का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि समवन, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी जब क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन करता है तो ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन टैग में वह सब्जेक्ट के रूप में दे का यूज हो जाता है। अब ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहां दे का यूज करेंगे, और जैसे ही आपने यहां पे दे का यूज किया तो दे का यूज जैसे ही हमने किया तो यहां पे हैजेंट का भी यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां समवन है तो समवन के लिए हैज का यूज किया गया है। अब यह समवन यहां पे समवन न रह करके वह दे के फॉर्म में चेंज हो गया, तो ऐसे कंडीशन में हम इस दे का वर्ब क्या होगा, हैज तो सिंगुलर फॉर्म में होता है, उसका प्लूरल फॉर्म लेना होगा, और यहां पे हैजेंट का यूज न करके हैवेंट का यूज करना होगा। यह भी बात याद रखनी है। तो इसका जो फॉर्मेशन होगा वह क्या होगा, हैवेंट दे होगा। और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण आपने समझ में आया होगा कि समवन का सब्जेक्ट जब क्वेश्चन टैग में आता है तो वह दे होता है, और दे होने के वजह से हैजेंट यहां नहीं होगा, क्योंकि दे होता है प्लूरल, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब का यूज करते हैं तो हैव का यूज करना होगा, सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन देखें, नथिंग इज इम्पॉसिबल, और इसका अर्थ क्या हुआ कि समवन हैज स्टोलन हिज बैग, किसी ने उसका बैग चुरा लिया, और हैजेंट दे का मतलब क्या, नो, क्योंकि क्वेश्चन टैग में कुछ भी हम रखते हैं उसका अर्थ निकल करके क्या आता है, नो ही अर्थ देता है। तो समवन हैज स्टोलन हिज बैग, हैवेंट दे, इसका अर्थ हुआ किसी ने उसका बैग चुरा लिया है ना। सेकंड क्वेश्चन, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। अब मेन स्टेटमेंट हमारा क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो देख रहे हैं कि नथिंग वर्ड लिखा गया है, और नथिंग जो वर्ड होता है वह जो वर्ड है वह क्या है, नेगेटिव वर्ड होता है। तो मेन स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग उसका पॉजिटिव होगा। ऐसे कंडीशन में हम इज के साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इज, क्यों, क्योंकि नथिंग शब्द का यूज किया गया है। अब इज और नथिंग के लिए इस नथिंग का सब्जेक्ट क्या होगा, इट का यूज करेंगे, तो
तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग इसका होगा इज इट। क्यों? क्योंकि नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, इसका जब क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन होगा तो क्वेश्चन टैग में इसका सब्जेक्ट इट के फॉर्म में चला आता है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, इज इट, ये फॉर्मेशन होगा क्वेश्चन टैग का। कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नो, ये जो इज इट है ये इसका अर्थ नो के अर्थ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग कॉन्फर्मेशन ऑफ आंसर होता है या क्वेश्चन का उसी कॉन्फर्म होने के लिए हम यूज करते हैं। आगे देखें थर्ड क्वेश्चन, एवरीथिंग, एवरीथिंग लुक्ड। अब इसका क्वेश्चन टैग आप बनाएं कि एवरीथिंग का जो सब्जेक्ट फॉर्मेशन होगा, ये तो पता है कि एवरीथिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन टैग इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब तो है कि V2 है, और V2 के लिए हम यूज करेंगे डिड का। ऐसे कंडीशन में हो जाएगा डिडंट या डिडंट। लुक्ड के वजह से यहां पे हम डिड में नॉट जोड़ना पड़ा। तो क्या सेंटेंस बना, एवरीथिंग लुक्ड ब्यूटीफुल, प्रत्येक चीज सुंदर दिखाई दिया ना, ये क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इसमें जो डबल सिलेबल में लिखा जाता है, कुछ ऐसे हैं जो सिंगल फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे एवरीवन, एनीवन, एनी और वन, इन दोनों को अलग अलग लिखे तो इसका अर्थ क्या होगा, एवरी और वन को अलग अलग लिखे तो इसका अर्थ क्या होगा, उन सब चीजों के विषय में हम लोग जानेंगे। उसके बाद ऑल, सम, एनी, मच का यूज पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट करें, मैं इसे मिटा रहा हूं और आगे एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं। चले देखें क्वेश्चंस क्या कह रहा है। एनी वन लिखने के दो तरीका है, एक तो हम एनी वन टर्म में लिखते हैं, या फिर एनी को अलग करते हैं और वन को अलग लिखते हैं। ठीक उसी तरह से एवरी वन को भी वन टर्म में लिखते हैं या अलग अलग लिखते हैं। दोनों में अंतर है या एक ही है, तो दोनों में अंतर है। जब वन टर्म में इसको लिखा जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन जब एक ही बार में किया जाता है तो जनरली यह पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग फॉर्म में हम करते हैं, जैसे एनी वन, अब यह क्या होगा, थिंग के लिए आएगा। कभी कभी ये टू टर्म्स वाला जो वर्ड है, एनी वन, एवरी वन, पर्सन्स के लिए भी यूज किए जाते हैं, लेकिन उसका कंडीशन है कि अगर वह एनी वन अलग अलग खंड में है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, तो इसका यूज तो तब करना है जब किसी पर्सन्स की नंबर की बात की जाए, संख्या की बात की जाए, तब हम कर सकते हैं। या एवरी वन अलग अलग टर्म में तब यूज कर सकते हैं जब पर्सन्स हो लेकिन एवरी सिंगल की बात की जाती हो। तो खैर ये बहुत कम देखने को आएगा, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना है कि एनी वन जब वन टर्म में लिखा जाता है तो व्यक्तियों के लिए आता है, और जब एनी और वन अलग हो, एवरी और वन अलग हो, तो इसका यूज हम वस्तुओं के लिए करते हैं। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं कि आई डिड नॉट फाइंड स्टैंडिंग देयर, यानी मैंने नहीं जान पाया कि वहां कौन खड़ा था। अब सेंटेंस में खड़ा जो होगा कोई व्यक्ति होगा या वस्तु, तो व्यक्ति होगा। अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए हम यूज करेंगे वन टर्म वाला, तो यहां एनी वन का यूज होगा, ये अलग अलग टर्म वाले शब्द का यूज नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है एवरी वन और एवरी वन दोनों अलग अलग है, एवरी वन, देखें इसमें स्ट्रेस डाल करके रुक करके पढ़ा जाता है और ये अलग अलग है। तो एवरी वन, अब बताएं कि दोनों में किसका यूज होगा। शुड माइंड हिज बिजनेस, माइंड हिज बिजनेस, यहां बात पर्सन्स की हो रही है, इस कंडीशन में हम यूज करेंगे किसका, तो पर्सन्स की जब बात की जाएगी तो उसमें टर्म नहीं दिखाना है, उसको सिलेबल में नहीं बांटना है, उसको अलग खंडों में नहीं करना है, बल्कि वन ही टर्म का यूज करना होगा। तो यहां यूज हो जाएगा एवरी वन। थर्ड क्वेश्चन देखें, ही बॉट 5 पेन्स, वह 5 कलमे खरीदा, एंड एवरी वन वाज रेड, किस एवरी वन का यूज होगा, एवरी वन या एवरी वन, किसका। तो अगर वस्तु की बात की जा रही है तो हमें एवरी और वन को अलग अलग दिखाना होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम वन टर्म वाले का यूज नहीं करेंगे, टू टर्म्स में जो है उसको यूज करेंगे एवरी वन।
अब जैसे इस सेंटेंस को देखें, यहां बात किसकी हो रही है, पर्सन्स में भी हम टू टर्म्स वाले वर्ड का यूज कर सकते हैं इसमें, एवरीवन और एनीवन में। तो ही हैज 3 सिस्टर्स, उसे 3 बहनें हैं, एंड एवरी वन ऑफ देम इज ब्यूटीफुल। यहां बात किसकी हो रही है, एवरी सिंगल वन की बात हो रही है। ऐसे कंडीशन में यहां हम अलग अलग टर्म दिखा सकते हैं। चलिए इसे नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सम से बने हुए जो शब्द होते हैं वह जनरली अफर्मेटिव के सेंस में यूज किए जाते हैं, और एनी से जो बने हुए वर्ड्स होते हैं ये प्रोनाउंस नेगेटिव के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। उस चीजों को भी हमें समझना है, पहले आप इसे नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले टर्म में हम लोग देखें कि एनी से बने हुए शब्द और सम से बने हुए शब्द का यूज कैसे होता है। चलिए देखिए, अगला जो स्टेटमेंट है वह सम से बने हुए जो भी शब्द है, सम, समबॉडी, समथिंग, समवन, और एनी से जो बने हुए वर्ड्स जो प्रोनाउंस है वह है एनी, एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीवन। इन दोनों में एक खास अंतर है। वह खास अंतर क्या है कि सम से बने हुए जो वर्ड्स होते हैं वह जनरली पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, और एनी से बने हुए जो प्रोनाउंस होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उसका यूज जनरल वे में हम लोग देखें तो वह नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए आते हैं। अधिकांशतः ऐसे ही देखा जाता है। तो चलिए देखें, इन्हीं 2 स्टेटमेंटों के आधार पर कह रहा है कि सम, समबॉडी, समथिंग, समवन, इसका यूज हम करेंगे पॉजिटिव के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, और एनी से बने हुए जो भी प्रोनाउंस हैं या वर्ड्स जैसे एनी, एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीवन, इसका यूज करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए। और नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस आपको पता ही है। इन आधार पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। पहला सेंटेंस है आई हैव सीन एनी या सम ऑफ यू देयर। क्या होगा, यह स्टेटमेंट क्या है, इसमें कहीं भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया गया। अगर इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं यूज किया गया तो स्टेटमेंट क्या होगा, अफर्मेटिव। अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में यूज किया जाएगा किसका, सम से बने हुए वर्ड का, और नेगेटिव में यूज किया जाएगा किसका, तो एनी से बने हुए वर्ड का। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ एनी का यूज क्या होगा, गलत होगा। दूसरा सेंटेंस देखें, आई हैव नॉट सीन। अब जैसे सेंटेंस में नॉट आ गया, स्टेटमेंट को क्या कर दिया, नेगेटिव बना दिया, और नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया तो ऐसे कंडीशन में हम सम का यूज नहीं करेंगे, उस जगह एनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मस्ट डू एनीथिंग फॉर यू। बताएं इस सेंटेंस में क्या यह सेंटेंस सही है, आई मस्ट डू एनीथिंग फॉर यू। यह सेंटेंस क्या है, यह सेंटेंस तो पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है। अगर यह पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है, अफर्मेटिव के फॉर्म में है, तो सम से बने हुए शब्द का यूज होगा। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे एनीथिंग का यूज करना क्या होगा, गलत होगा। किसका यूज करेंगे, समथिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ यूज होगा समथिंग। रीजन समझ में आ गया, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट में एनी से बने हुए वर्ड का जनरली हम यूज नहीं करते हैं, वहां सम से बने हुए प्रोनाउंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मस्ट नॉट डू। अब देखिए सेंटेंस में आई मस्ट नॉट, नॉट आगे सेंटेंस को क्या बना दिया, नेगेटिव के फॉर्म में लेके चला आया। अगर यह नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ऐसे कंडीशन में हमें यूज करना है एनी से बने हुए शब्द का। तो यहाँ समथिंग का यूज नहीं होगा, यहाँ यूज किसका होगा, एनीथिंग का। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे यूज करना है आपको एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फाउंड एनीवन समवन स्टैंडिंग देयर। बताएं इसमें क्या होगा, मैंने पाया वहां पे कोई खड़ा था। अब बताएं इस सेंटेंस में क्या होगा। यह सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव के फॉर्म में, और अफर्मेटिव के फॉर्म में किसका यूज होता है, तो सम से बने हुए शब्दों का यूज होता है अफर्मेटिव के सेंस में। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें एनी से बने हुए वर्डों का यूज नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में एनी का यूज करना क्या होगा, गलत होगा, समवन का यूज हो जाएगा। आप इसे नोट करें। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसे नोट कर लें। हाँ, अगर सेंटेंस नेगेटिव और अफर्मेटिव का न हो
अगर वह इंटरोगेटिव का हो तब वहां कोई कंडीशन लागू नहीं होगा, जहां चाहे आप लगा सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी शब्दों का यूज हो सकता है। बस याद रखना है नेगेटिव और अफर्मेटिव। अगर इंटरोगेटिव के फॉर्म में है और इंटरोगेटिव के फॉर्म में अगर उसमें नेगेटिव का फॉर्म नहीं है, यह भी बात याद रखना है कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव तो हो, प्रश्न देता हो, लेकिन उसमें कहीं भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में हम दोनों में से यूज कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा वहां पे। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग वन के विषय में पढ़ते हैं कि वन क्या है। चले वन के विषय में जानते हैं कि वन जो है वह इंडेफिनेट प्रोनाउन के फंक्शन में जब आता है तो उसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होता है, उसका नॉमिनेटिव फॉर्म क्या होता है और उसका पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि समवन, एनीवन, एवरीवन, इसका रिफ्लेक्सिव अगर बात करें तो यह अकॉर्डिंग टू ही चलता है, अगर जेंडर क्लियर ना हो तो हिमसेल्फ का यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन टैग में यूज करते हैं तो उसमें दे का यूज हो जाता है, थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म आ जाता है। अन्यथा अगर नो, एनीवन, समवन, एवरीवन का अगर हम सब्जेक्ट फॉर्मेशन लेते हैं, क्वेश्चन टैग को छोड़ दें, तो बाकी जगह वह ही के फॉर्म में ही चलता है या सी के फॉर्म में चलता है जब उसका जेंडर क्लियर होता है तो सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन उन सब में से जो वन एक ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसका अपना खुद पॉजिटिव फॉर्म है, अपना खुद रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। देखिए वन के विषय में अगर हम बात करते हैं तो वन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और वन का अगर नॉमिनेटिव फॉर्म लें या ऑब्जेक्टिव फॉर्म लें तो वन ही होता है। पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है उसका, वंस होता है, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होता है, वन सेल्फ होता है। तो अगर पॉजेसिव की बात जहां पे होगी वहां हम वंस का यूज करेंगे, जहां नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव की बात होगी वहां वन का यूज करेंगे, और जहां रिफ्लेक्सिव की बात होगी वहां वन सेल्फ का यूज करेंगे। इसका अपना स्पेसिफिक फॉर्म है, इसलिए हमें ही के अकॉर्डिंग इसको नहीं लेना है। पहला सेंटेंस है वन शुड लव। अब वन शुड लव, वन का अगर हमें पॉजिटिव केस में रखना है तो पॉजिटिव केस इसका क्या होगा, हिज तो होगा नहीं। वन का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, वंस होता है, इसलिए हमें यहां वंस का यूज करना होगा। यानी इसका स्पेसिफिक फॉर्म जब अपना है तो इसके बदले में हम दूसरा प्रोनाउन नहीं ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वन शुड हेल्प। वन का रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होता है, तो वन का रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है वन सेल्फ। इसका अर्थ हुआ कि न तो यहां देम सेल्फ का प्रयोग होगा, न हिम सेल्फ का प्रयोग होगा, होगा क्या, वन सेल्फ होगा इसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म। वन का रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ होता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, इफ वन वर्क हार्ड, इफ वन वर्क हार्ड। अब यहां पे हमें पुनः इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लेना है। अब जैसे वन का सब्जेक्ट हमें बनाना है तो वन का अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, समवन का अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि समवन का ऑब्जेक्ट अगर हमें लेना है तो हिम ले लेते हैं, समवन का अगर सब्जेक्ट लेना है तो ही ले लेते हैं, लेकिन वन का अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम ही और सी नहीं करेंगे, डायरेक्ट रखेंगे वन इज श्योर टू सक्सीड। तो ये है इंडेफिनिट फॉर्म का वन वाला वर्ड। एक और वर्ड आता है इसमें, ऑल के विषय में हम लोग जान लें, उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट इसके पढ़ेंगे जिसमें मच, फ्यू, लिटिल, इस सब के विषय में हम लोग जानेंगे। जब ऑल की बात की जाती है तो ये एक ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो सिंगुलर भी है और यह प्लूरल भी है। कैसे पहचाने कि यह सिंगुलर फॉर्म में काम करेगा कि प्लूरल फॉर्म में, तो यह सिंगुलर तब होगा जब ऑल किस चीजों को दिखाएगा, थिंग को दिखाएगा। अगर ऑल थिंग की बात करता है तो ऐसे कंडीशन में इसे सिंगुलर समझा जाएगा और उसके साथ हम वर्ब जो रखेंगे वह क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यानी अगर वस्तु की बात करता है तो ऐसे कंडीशन में ऑल को हम सिंगुलर समझ करके यूज करें। अगर ऑल प्लूरल बनता है तो यह इसका कंडीशन कब होगा, जब यह पर्सन दिखाएगा। अगर यह पर्सन की बात करेगा तब इस कंडीशन में यह प्लूरल समझा जाएगा और इसको इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यही अंतर है दोनों में। जैसे आपने वो सॉन्ग सुना होगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल का मतलब क्या, अगर उस ऑल इज वेल के जगह ऑल आर वेल कर दे तो क्या होगा, दोनों सेंटेंस अपने आप में तो करेक्ट ही होगा लेकिन फॉर्म चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा।
अब अगर हम बात करें ऑल इज वेल, और इसी सेंटेंस में अगर कह दिया जाए कि ऑल आर वेल, क्या अर्थ दोनों का? ऑल इज वेल का अर्थ हो गया सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और ऑल आर वेल का अर्थ क्या हो गया? सभी अच्छे हैं। यहां बात किसकी हो रही है? पर्सन की। तो ऑल का दो अर्थ हो गया, एक तो ऑल का अर्थ हो गया सब कुछ, एक ऑल का अर्थ हो गया सभी। यानी हम कह सकते हैं कि ऑल का दो अर्थ है, एक तो ऑल का अर्थ है सब कुछ और दूसरा इसका अर्थ सभी, और सभी का अर्थ क्या? लोग। लेकिन हम कैसे जाने कि यहाँ पे ऑल मीनिंग जो है वो पर्सन दिखा रहा है कि थिंग को दिखा रहा है? सेंटेंस में कैसे पता करें? यहां चेंज करके हमने इस चीजों को कर दिया, लेकिन अगर सेंटेंस इस तरह से हो कि ऑल रेडी टू रन, अब बताएं सेंटेंस में ऑप्शंस आपके पास है इज और आर, किसका यूज करेंगे? क्योंकि ऑल के साथ तो दोनों हो सकता है, सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है, प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में हम ऑल इज रेडी टू रन लिखें कि ऑल आर रेडी टू रन लिखें। तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग हमें देखना होगा कि यहाँ जो ऑल है वो पर्सन्स के विषय में बात हो रही है, या यहाँ ऑल की बात हम किसके विषय में कर रहे हैं? कहीं वस्तु के विषय में। तो यहां से क्लियर हो रहा है ऑल आर रेडी टू रन, दौड़ेगा कौन? दौड़ने का काम कौन करेगा? दौड़ने के लिए तैयार कौन होगा? तो पर्सन। अगर यहाँ पर्सन की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ जो ऑल है वह किसको रेफर कर रहा है? पर्सन को रेफर कर रहा है। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज ना करके हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और यहाँ आर का यूज करना सेंटेंस में सही होगा। चलिए आज के क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, और बाकी जो बचा हुआ प्रोनाउंस इसी इंडेफिनिट फॉर्म का रहा है उसको भी पढ़ेंगे। तब तक आप मेरे साथ सफ़र करते रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।